अरे बाप रे। हेलो बच्चों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे मस्किटो से डर नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये टॉपिक निकल ही आया है तो चलो इस दुनिया में चलकर देखते हैं। इन खून चूसने वाले, काटने वाले छोटे से जानवरों की दुनिया में हमारे प्लैनेट के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं ये। दुनिया में अरबों खरबों लोगों के नहीं रहने का जिम्मेदार कौन है? ये और कोई नहीं, ये है माइटी मस्किटो। तो आइए इन छोटे छोटे जानवरों के बारे में और जानते हैं। ज़ूम इन। मस्कीटोज इंसेक्ट्स के बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्हें कहते हैं फ्लाइज। ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और आपके घरों में भी मस्कीटोज की तकरीबन 3500 स्पीशीज पाई जाती हैं। और ये सब बस एक ही काम करते हैं, ये काटते हैं और खून चूसते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये सब? तो आइए दोस्तों ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। अपने शिकार को ढूंढ लेने के बाद मस्कीटो अपने शिकार की स्किन पर थोड़ा सलाइवा छोड़ देते हैं, जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह उस जगह को सुन्न कर देता है कि आपको इसके खूनी इरादों का पता न चल जाए। फिर ये अपने मुंह का एक हिस्सा आपकी स्किन में घुसा देता है। इस हिस्से को कहते हैं प्रोबोसिस, जो होता है एक स्ट्रॉ जैसा। तो प्रोबोसिस को स्किन के अंदर डालकर मस्कीटो एक ब्लड वेसल की तलाश करता है और जब वो मिल जाए तो ये आपके जख्म में फिर से सलाइवा छोड़ता है, जिसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं एंटीकोएगुलेंट, जिससे ब्लड फ्लो बना रहता है। और अगर इसकी जीत हुई तो एक मस्कीटो अपनी बॉडी के वजन का 3 गुना तक खून चूस सकता है। साथ ही कई तरह की खतरनाक बीमारियां फैला सकता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जीका और भी कई। और अगर ये सब नहीं होता तो आपकी स्किन पर एक खुजली भरा निशान दे देते हैं। फ्यू, अच्छा है कि आप ये प्रोसेस नहीं देख पाते हैं। आउच! तो हम क्या कर सकते हैं मस्कीटो बाइट का इलाज करने और खुजली को भगाने के लिए? सबसे पहले तो उसे खुजाए नहीं। मुझे पता है बहुत मन करता है, पर मस्कीटो बाइट्स को ना खुजाएं। खुजाने से आपकी स्किन में दिक्कत आएगी। बजाय उसके आप इसे थोड़े से साबुन के पानी से धो लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको खुजली का एहसास कम हो जाएगा। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि सिर्फ फीमेल मस्कीटो ही काटा करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपको मस्कीटो ना काटें और ना ही आपको मस्कीटो से कोई बीमारी हो, तो यूज करें एक मस्कीटो रिपेलेंट। तो बच्चों, उम्मीद है आपने आज इन छोटे जानवरों के बारे में कुछ सीखा होगा, जिनकी वजह से हम बाहर जाकर खेल नहीं पाते हैं। पर सबसे जरूरी चीज जो हमने आज सीखी वो है कि ये मस्कीटो चाहे कितने ही खतरनाक हों, मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आउ, आउच, हेल्प! ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली बार कुछ और फन फैक्ट्स के साथ। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। हेल्प! मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अरे मैं ये गाना फिर गा रहा हूं। मैं इस गाने को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा, लेकिन इसके अलावा भी मेरे दिमाग में कुछ और चले जा रहा है। ये क्या है? वो रही एक तितली। आइए मैं आपको तितली की जिंदगी के बारे में बताता हूं। आ जाइए दोस्तों, एक तितली की जिंदगी में 4 चरण होते हैं। एग, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर पूरी बड़ी हो चुकी तितली। इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। एक तितली की जिंदगी एक छोटे से अंडे से शुरू होती है। ये अंडा कई तरह के आकार और रंग का हो सकता है। इनकी सुरक्षा के लिए पतली लेकिन मजबूत खोल होती है। अंडे के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं।
और इसमें से हवा और पानी अंडे में जाता है। और दोस्तों, ये चरण होता है 3 से 7 दिन का। अंडे के अंदर एक बड़ा हो रहा लार्वा होता है। जब उसके फटने का टाइम होता है तो लार्वा अंडे की खोल को अपने जबड़ों से खोल देता है। लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर। फटने के बाद ज्यादातर कैटरपिलर्स सबसे पहले अपने ही अंडे को खा जाते हैं। फिर वो उस पौधे को खाते हैं जिस पर वो पैदा हुए होते हैं, और ये चरण सबसे ज्यादा खाने का होता है। कैटरपिलर्स हर टाइम खाते हैं और 2 से 5 हफ्तों में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जब कैटरपिलर सही साइज का होता है तो वो सही जगह ढूंढकर अपने लिए एक सिल्क का पैड बुन लेता है, जिसे कहा जाता है प्यूपा। अगर आप अपने बगीचे में देखेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही किस्मत वाले हों और आपको दिख जाए एक प्यूपा किसी टहनी या पत्ती पर। जो प्यूपा को सुरक्षित रखती है उसे कहा जाता है क्राइसिलिस। 1-2 हफ्ते बाद एक बहुत ही खूबसूरत तितली अपने पंखों को फैलाती हुई क्राइसिलिस को तोड़कर प्यूपा से बाहर आती है। और ऐसे ही तितलियां आपको अपने आसपास उड़ती हुई नजर आती हैं। एक तितली की जिंदगी औसतन 20 से 40 दिन होती है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि तितलियां अपने पैरों से स्वाद का पता करती हैं? और आपने कभी देखा है कि तितलियां आमतौर पर फूलों पर बैठती हैं, ना कि टहनियों और पत्तियों पर। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें फूल का मधु पीना अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपको पता है ना अब आपको क्या करना है? अपने आसपास और फूल लगाइए ताकि ये हमारे आसपास उड़ती रहें, जिन्हें कहा जाता है तितली। और अब मैं चलता हूँ। अगली बार कुछ और मजेदार बातों के साथ फिर मिलेंगे। बाल बचा मैं। हाय दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप हैरान होंगे कि मैं इस छोटे डिब्बे को इतने ध्यान से क्यों ले जा रहा हूँ, बचाकर और संभाल कर। तो इस डब्बे में है एक बोतल बहुत ही मीठे, गोल्डन और कुदरती शहद की, और मुझे ये ले जाकर देनी है अपनी आंटी को, वो भी इसकी एक भी बूंद गिराए बिना। जानता हूँ आप सब सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा दोस्तों, हम सबको पता है कि शहद मधुमक्खियां बनाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा काम और मेहनत करनी पड़ती है वो शहद बनाने में जिसे हम खाते हैं। अगर नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, आज हम चलते हैं उन छोटे शेफ्स की भिन भिनाती हुई दुनिया में जो है मधुमक्खियां, और सीखते हैं रेसिपी कुदरत के सबसे मीठे डिजर्ट की, जो है शहद। ज़ूम इन। तो दोस्तों, शहद चीनी है जिसमें खास तौर पर होते हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इसे बनाती हैं मधुमक्खियां जो बड़े ग्रुप में रहती हैं, जिसे कहते हैं कॉलोनी। ये कॉलोनी एक छत्ते में रहती है और इसमें हजारों काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं जो शहद बनाती हैं। सबसे पहले काम करने वाली मधुमक्खियां, जिन्हें फोरेजर भी कहते हैं, फूलों पर बैठती हैं जिनमें मीठा रस होता है, और फिर अपनी स्ट्रॉ जैसी खोखली जीभ से, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, वो फूलों का रस चूस लेती हैं और उसे अपने पेट में जमा कर लेती हैं। छत्ते में वापस आते समय डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोसेस करते रहते हैं उस नेक्टर को शुगर के अलग अलग हिस्सों में बदलने के लिए, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जब काम करने वाली मधुमक्खियां छत्ते में वापस आती हैं, तब वो नेक्टर को वोमिट कर देती हैं प्रोसेसर मधुमक्खियों के मुंह में। मैं जानता हूं सुनने में ये गंदा लग रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना दोस्तों, क्योंकि ये और गंदा होने वाला है। लेकिन साइंस और डिजर्ट्स के लिए कुछ भी करूंगा। जाओ यहाँ से, तुम जाओ किटी। शू शू। नेक्टर को कुछ और ब्रेक करने के बाद प्रोसेसर मधुमक्खी थोड़े से कन्वर्ट हुए नेक्टर को वोमिट कर देती है एक दूसरी प्रोसेसर मधुमक्खी के मुंह में। ये प्रोसेस
तब तक चलती रहती है जब तक ज्यादातर नेक्टर सिंपल शुगर में ना बदल जाए। फिर मधुमक्खी निकालती है इस वाटरी हनी मिक्स को अपने मुंह से जो उसके पेट में था और फिर उसे हनी कॉम्ब में जमा कर देती है। लेकिन ये नया नेक्टर मिक्स अब भी बहुत पतला और चिपचिपा होता है, तो इसका फालतू पानी सुखाने के लिए समझदार मधुमक्खियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं, जिससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और बचता है एक गाढ़ा मिक्सचर जिसे हम कहते हैं शहद। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि अपनी पूरी जिंदगी में एक मधुमक्खी बनाती है सिर्फ 1.5 चम्मच के जितना ही शहद? वो मेरे रास्ते से हट जाओ। इन मधुमक्खियों को उड़ना पड़ता है तकरीबन 55,000 मील तक 1 पाउंड शहद बनाने के लिए, और जाना पड़ता है करीब 556 फोरेजिंग मधुमक्खियों को 2 मिलियन फूलों के पास इस काम के लिए। फ्यू, अचानक होमवर्क करना आसान काम लगने लगा ना बच्चों, है ना? साथ ही शहद हमारे लिए कुदरत का कीमती तोहफा है, क्योंकि इसमें होते हैं कई विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स। इसके अलावा शहद में बहुत सारी एंटी माइक्रोबायल और हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें मेहनती मधुमक्खियों का सम्मान करना चाहिए और शहद की हर बूंद का मजा लेना चाहिए। अच्छू! उप्स! फिर मिलूंगा और मजेदार फैक्ट्स के साथ, और अब अगली बार तक डॉक्टर बाइनॉक्स ज़ूमिंग आउट। ओ, ये चमक कैसी है? हे, कैसे हो दोस्तों? क्या डिनर में मैंने कुछ ऐसा खा लिया है जो चमकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया। ओह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, तो तुम हो जुगनू महाशय, बहुत दिनों बाद दिखे। ओह हाँ डॉक्टर बाइनॉक्स, बहुत दिनों से मिले नहीं थे। तुम अपने दोस्तों को मेरे बारे में क्यों नहीं बताते? आइडिया अच्छा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जुगनू के बारे में सब कुछ बताता हूँ। ज़ूम इन। तो आप हैरान होते होंगे कि जुगनू चमकते क्यों हैं? इसके एक नहीं कई कारण हैं। ये चमकते हैं ताकि शिकारी को ये खाने की चीज न लगे, क्योंकि एक केमिकल जिसका नाम है ल्यूसीबुफिगिन, जिससे ये चमकते हैं। वो शिकारियों को टेस्टी नहीं लगता है, उसका स्वाद वाकई गंदा होता है। और कुछ जुगनू होते हैं आशिक। वो एक खास पैटर्न में चमकते हैं अपने प्यार के लिए। मेल्स इस पैटर्न का इस्तेमाल फीमेल को ये बताने के लिए करते हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, और अगर फीमेल भी जवाब में उसी तरह की चमक बिखेरे तो उनके बीच में प्यार की शुरुआत हो जाती है। क्या बात है! ओह, और साथ ही ये 100% रोशनी देते हैं। कंफ्यूज हो गए? देखो, जब एक बल्ब जलता है तो 10% रोशनी देता है और बाकी की 90% गर्मी बनकर खो जाती है। लेकिन जब जुगनू चमकते हैं तो पूरी 100% रोशनी देते हैं। कितने एफिशिएंट हैं ये, है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जुगनू चमकते कैसे हैं? क्या वो जादू करते हैं या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, ये कमाल है केमिकल का। उनकी पूंछ के अंदर एक लूसीफेरिन नाम का केमिकल होता है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ, और साथ में कैल्शियम और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उनकी बायोल्यूमिनेसेंट लाइट को शुरू कर देता है। ट्रिविया टाइम! क्या आप जानते हैं कि कुछ जुगनू कैनिबल्स होते हैं? हाँ, वो भूख लगने पर दूसरे जुगनुओं को खाते हैं। कुछ जुगनू लार्वे तो पानी के अंदर रहते हैं, सांस लेने के लिए उनके पास गिल्स होते हैं। तो दोस्तों, आपको जुगनुओं के बारे में जानकर अच्छा लगा ना? ओह, ठीक है। नहीं, ये मुझे कहने दो। तो मजेदार फैक्ट्स के लिए अगली बार फिर देखना।
तो अब हम चलते हैं जूमिंग आउट।